बातें हुई है ना। ब्रिक्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यह प्रश्न है कि हाइलाइट्स क्या है ना, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस रही। पहले तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ब्रिक्स के ऊपर, है ना, कि ब्रिक्स क्या है। ये तो स्पेसिफिक है ना कि अप्लाइड, बट इन जनरल सिलेबस में है तो ब्रिक्स क्या है, व्हाट इज ब्रिक्स। अगर हम इस चीज को देखें तो किसके लिए एक्रोनिम यूज किया जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एस। तो किसने, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जेम्स ओनील, इन्होंने ब्रिक टर्म है ना ये बनाई थी चार जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके लिए। और फिर जब ग्रुपिंग फॉर्मुलेट हुई थी तो फॉर्मुलाइज पहली मीटिंग इन्होंने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री 2006 में किया था। मिनिस्ट्री जब ये सब मिले थे और इन्होंने डिस्कशन करी थी ब्रिक्स में। पहले ब्रिक थी, एस बाद में लगी है ना, ये साउथ अफ्रीका, इसको बाद में इनवाइट किया गया था ब्रिक को, दिसंबर 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद से एक्रोनिम ब्रिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स क्या है। इसके अलावा ब्रिक्स के शेयर की अगर हम बात करें, है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट एज एन इंस्टीट्यूशन ये है, तो ब्रिक्स में है ना ये 5 सबसे ज्यादा बड़ी लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। और अगर पॉपुलेशन की बात करो, 41% जो आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन है इसको करता है ना। 24% आपकी जीडीपी और 16% आपका जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसको ये मतलब इंक्लूड करता है। अगर हम चेयरमैनशिप की बात करते हैं, ये रोटेट करता है ना, हर 4 साल में BRICS इसमें ये रोटेट करता रहता है। इंडिया कब चेयर बना था, इंडिया है ना लास्ट टाइम बना था ये 2021, इसके बाद 22 है, तो अब 22 में कौन बनेगा, चाइना बन चुका है ना, जो 14th है वो चाइना है ना, और ये ऑनलाइन हुआ था। किन किन इनिशिएटिव्स के बारे में इसमें बात हुई है, या इन जनरल जो इनिशिएटिव्स कौन कौन से क्योंकि अगर ब्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया कि ब्रिक्स क्या है तो उसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स जिसके बारे में बात होती है, तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो 6th जो आपकी समिट हुई थी कहाँ, फोर्टलेजा है ना, ब्राजील में हुई थी 2014 में। वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाते हैं। ये किसको काउंटर करने की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वहां पर कुछ हमने इश्यूज पाए थे, ये ओवरऑल जो मैनेजमेंटल इश्यूज हो रहे हैं कि ग्लोबल साउथ, जब हम शब्द कहते हैं ग्लोबल साउथ में हम किनको इंक्लूड करते हैं, जो हमारे ना डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जब ग्लोबल साउथ की बात हो रही होती है तो 6th ब्रिक्स समिट में इसको बनाने की बात हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, तो एनडीबी इसमें बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना। और इसका फर्स्ट हेड कौन थे, कमात है ना, केवी कमात इंडिया से थे, तो वो उनको हेड बना दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने अभी तक 70 इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दे दी है मनी। फिर कॉन्टिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। देखो जो हमारा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें सबका रेशो बराबर है, सब बराबर के एक तरह से हिस्सेदार है। लेकिन फिर ये जो कॉन्टिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट है ये IMF के पैरेलली हम बना रहे हैं। IMF भी है ना, कभी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है उस टाइम पर IMF का यूज किया जा सकता है, IMF से पैसे लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। SDR कहते हैं हम ना, स्टैट्यूटरी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका IMF की तरह कॉन्टिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट ना। दूसरा एस्पेक्ट इसमें कॉन्टिजेंसी रिजर्व का है, 2014 में ही ब्रिक्स गवर्नमेंट ने ये भी ट्रीटी साइन करी थी, है ना। ये किस चीज के लिए, एक एग्रीमेंट की तरह है ना, कॉन्टिजेंसी रिजर्व बनाएंगे अगर किसी भी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है उस टाइम पर हेल्प की जा सकती है। तो यहाँ क्योंकि एक्चुअली IMF क्या कर रहा है, IMF पैसा देते हुए उसके साथ मतलब एड कंडीशनैलिटीज कहते हैं हम, कंडीशनैलिटीज ज्यादा लगाता है। जैसे हमारे पास भी 1991 रिफॉर्म्स हुए थे, तो 1991 रिफॉर्म्स होने के पीछे एक पुश अगर देखा जाए तो यहां से भी था, ठीक है ना, कि हमने पैसा उठाया तो उन्होंने बोला ये रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे अगर हमारा पैसा यूज करोगे, क्योंकि अदरवाइज जो पैसा है वो, ऐसा कहा जाता ना कि ऐसी जगह अगर आप अपने रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो फिर ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज, यस बिल्कुल, स्ट्रक्चरल चेंज की डिमांड हो रही है। हाँ, वही होता है ना एक्चुअली, पैसा का क्या है कि अगर कुछ चीजें होती है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है,
ठीक है, आरओआई। तो नॉर्मली अगर कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कंट्री के अंदर आती है, तो वो किन एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसमें आरओआई हो, है ना। और इसमें स्पेसिफिकली जैसे आपने देखो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट देते हैं। फायदा क्या होता है, कंट्री के इन रोड्स अगर अब रास्ते बन रहे हैं तो क्या होगा, वहां का मटेरियल फिर इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो उस चीज का जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो पैसा तो वापस आ रहा है ना। अगर वही चीज डेवलपमेंटल स्कीम्स में लग जाए, मान लो हेल्थ है, हेल्थ के लिए कि लोगों को सबको पोलियो पिलानी है, लगा दो। और पोलियो पिलाने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इमीडिएट तो कुछ नहीं है ना, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म तो है लेकिन इमीडिएट नहीं। ठीक है ना। अब जैसे लोगों को फूड एड दे दी, सब लोगों को खाना मिलेगा, फ्री खाना, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल, तभी इन्वेस्टमेंट वाले पर्सपेक्टिव से हम वो कहते हैं। अदरवाइज हाँ, ऑब्वियस तो यहाँ हम क्या बात करें कि ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू अगर होता है तो ब्रिक्स नेशन में स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर हेल्प की जाएगी। इसके लिए तो ये बेसिक अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिक्स, है ना, क्या क्या चीजें चल रही, बाकी इसका पेमेंट सिस्टम अगर आप देखोगे ना, ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम कैसे चल रहा है, तो ब्रिक्स है ये एक पेमेंट सिस्टम बनाने की बात भी कर रही है, जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसके पैरेलली ये क्योंकि यूरोपियन कंट्रोल में ज्यादा रहता है, तो इससे क्या होगा, एक नई अर्जेंसी, जैसे यूक्रेन वॉर हुई है तो रशिया था, है ना, तो रशिया को फ्रीज कर दिया गया था स्विफ्ट सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए फिर हमको भी ये चीज समझ आएगी इमीडिएटली, अब ये चीज हमको चाहिए। फर्दर कस्टम एग्रीमेंट की बात हो रही है ना। कस्टम एग्रीमेंट्स विद इन दी ब्रिक्स कंट्रीज, हम ये चाहते हैं कि ट्रेड इंप्रूव हो, अच्छे से ट्रेड हो सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कस्टम एग्रीमेंट ये साइन किया गया था ताकि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे ब्रिक्स सैटेलाइट की बात होती है, ठीक है ना, कि जो विद इन कंट्री, तो रिमोट सेंसिंग कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट्स का, इसमें 6 सैटेलाइट्स, 2 इंडिया, 2 चाइना, एक रशिया और एक ब्राजील चाइना की कोलैबोरेशन हो रही है, इसके बेसिस पर बनाया जाएगा। वही किस चीज के लिए, स्पेसिफिकली जो ब्रिक्स वाला एरिया है, ठीक है, ब्रिक्स की कंट्रीज है, उसका ध्यान रखने के लिए ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये हम यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स क्या है ना, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। फर्दर अगर हम बात करें जैसे अभी, तो यहाँ पर 14th ब्रिक्स हुई है, चाइना ने करी थी, इंडिया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अटेंड करी थी। थीम्स ब्रिक्स समिट का क्या था, टू फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ऑनलाइन क्यों करी थी, कोविड हो रहा था, ठीक है, तो ब्रिक्स प्लस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये मेन मीटिंग के साथ करी गई थी, जिसमें मिनिस्टर्स है अलग अलग कंट्रीज के वो भी मिले थे, है ना, ये यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल, थाईलैंड, तो ये सब भी, है ना, थोड़ी देर के लिए सब लोग आए थे, मिले थे, कॉन्फ्रेंस का पार्ट बने थे। इसमें हाइलाइट्स क्या है, मेजर बातें इसमें क्या क्या कही गई है, तो सबसे पहला बीजिंग डिक्लेरेशन। तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा था, इसके लिए इन्होंने अपनी से रखी है। इस ग्रुपिंग ने क्या बात करी है कि हम सपोर्ट करेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कमेटी ऑन दी रेड क्रॉस, आईसीआरसी, इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हेल्प की जाएगी। तो ये आपका बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर बात हुई थी। इसके अलावा कंट्रीज ने एक्सप्रेस करी थी कंसर्न्स कि जो तालिबान अफगानिस्तान है, तालिबान लेड अफगानिस्तान, वहां पर इशू हो सकते हैं, तो इसके लिए भी हमने अपनी कंसर्न्स शो करी थी। फर्दर यूक्रेन है ना, यूक्रेन इशू को डिस्कस किया गया था, यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन कैसी है, और फर्दर हमने क्या बात करी, जैसे यूनाइटेड नेशन जो स्टेप्स ले रहे हैं तो उसको सपोर्ट, तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो भी है यूक्रेन की, और सपोर्ट जैसे यूएन जनरल सेक्रेटरी है, यूएन एजेंसीज है, और रेड क्रॉस है ना, आईसीआरसी, इसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए हमने, और अपनी न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी इन केस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये दिखाने की बात करी थी। नहीं तो ऐसा हो रहा है ना कि रशिया पार्ट है, रशिया को फायदा दो, बाकियों को नहीं, तो यहाँ यूक्रेन को भी हम हेल्प करेंगे। टेररिज्म की बात हो रही है ना, इसमें स्पेसिफिकली एक तो हम ये बात करते ही है ना, जैसे ब्रिक्स में भी, कि एक दूसरे को अपनी जमीन यूज करने नहीं देंगे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए।
फर्दर यहाँ पर जैसे डिस्कशन हो रही थी तो टेरर कॉपरेशन, तो उसमें ब्रिक्स कंट्रीज है, तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इनके पास अथॉरिटी है फाइनल सैंक्शन लगाने के लिए, इसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब ये बात कही जा रही है। नहीं तो क्या होता है, कई बार कंट्रीज ने सैंक्शन लगा देती है। तो अभी हमने ये चीज प्रपोज करी थी कि सैंक्शन यूएन लगाए तो वो बेटर है। अदरवाइज क्या होता है, कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सैंक्शन लगा रही होती है रादर देन कि एक्चुअल जो इशू और केस है उसको। तो हम ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल सैंक्शंस यूएन लगाएगी। फर्दर जैसे अफगानिस्तान है तो ब्रिक्स कंट्रीज ने अफगानिस्तान अथॉरिटीज को कि एक नेशनल रिकंसिलिएशन वहां हो रहा है, डायलॉग नेगोशिएशन हो रही है, इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है, तालिबान है, बाकी और लोग भी स्टेट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है तो ये टेररिस्ट को शेल्टर ना करे और किसी और कंट्री पे अटैक ना हो, इनकी वजह से या इनकी कंट्री पे जो रह रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो एक बेस की तरह बेसिकली इनकी जमीन यूज ना हो टेरर एक्टिविटीज के लिए, ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। इसके अलावा इनिशिएटिव है डिनायल ऑफ सेफ हेवंस टू करप्शन। इसमें क्या बात हो रही है कि इसमें एक एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग देशों की करनी है। कैसे? ओवरऑल लोगों को पढ़ाना है, एजुकेट करना है, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है और कैसे रिड्रेस कर सके। तो इसमें एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने हैं, एंटी करप्शन एक्सचेंजेस करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे। जितने भी अलग अलग मल्टी लेटरल फ्रेमवर्क्स होते हैं ये सब आएंगे, एक साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स, इसकी बात हुई थी। यहाँ पर एक डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बनाने की बात हो रही है। तो ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप को डेवलप करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इन कंट्रीज के बीच में ई कॉमर्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंप्रूव करे और आपस में ट्रेड बढ़े। तो ब्रिक्स नेशन है वो एग्री कर चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स इसको लाया जाएगा। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ब्रिक्स फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स इसको लेके आया जाएगा, ताकि ई कॉमर्स लेवल पे कंज्यूमर को फॉर्जरी से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, इसको रोकने की बात हो रही है, इसको कर्टेल करने। गोल्डन क्रीसेंट का कॉन्सेप्ट है, गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। तो हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो कंट्री के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इसको कर्टेल करना है और सब हेल्प करेंगे। तो समिट में कंसर्न्स थी जैसे ड्रग सिचुएशन, तो यहाँ पर ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप इन्होंने चलाया है, कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड प्रमोटिंग ग्लोबल ड्रग गवर्नेंस। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसको स्ट्रेंथन करेंगे और ड्रग्स इसको कर्टेल करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एस्पेक्ट्स है। तो ओवरऑल अगर हम समझे ना कि ब्रिक्स किस एरिया में काम कर रही है, तो इम्पेरेटिव है अगर जैसे ब्रिक्स कंट्रीज की हम बात करें आपस में ना कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए विद इन, जैसे G20 है, इसके अलावा WTO है और वर्ल्ड बैंक और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ हमको रीइंटीग्रेशन की जरूरत है। देखो हाँ, इसको रिफॉर्म की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब ऐसा होता है ना कि इसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा कि वो रिफॉर्म करें। बट हम ये चीज नहीं कह सकते कि ऐसे ना कि एंटी किसी के होने वाली बात, या उन जो कंट्रीज है उनको बोले या ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनको चैलेंज करना। ठीक है, रादर हम ये चाह रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म लाए जाए, जो ग्लोबल साउथ है उसकी बात इन प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में रखी जाए, ताकि वहां पर रिफॉर्म्स हो। जैसे वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स की डिमांड है, IMF में रिफॉर्म्स की डिमांड है, वो चीजें हो सके। इसके अलावा ब्रिक्स स्ट्रेंथन करे कोऑर्डिनेशन, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर जो हम बातें कर रहे होते हैं, जो इश्यूज उठा रहे होते हैं, हमारे देश के वेलफेयर के लिए उन एस्पेक्ट्स को लिया जाए। और ब्रिक्स कंट्रीज है इनको ये मैकेनिज्म, ये जितने भी इंटरनेट फॉर कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन, इसको यूज करना चाहिए, पूरा यूज करना चाहिए जितना भी इस एरिया में रहेगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है हो रहे हैं, ब्रिक्स कंट्रीज है आपस में एक्सचेंजेस कर रहे हैं पीपल टू पीपल। ठीक है, तो ये सब है कि मतलब हम फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन देखो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स उनमें से ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जिसकी रिसेंटली कोई सबमिट हुई हो उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है। बाकी हाँ, जैसे बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, सिंपल है ना, 4 मार्कर में तो यही पूछ सकते हैं कि कहाँ है, बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है, फर्दर किस चीज के लिए, किस एरिया में ये काम करते हैं।